फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम देखते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल के जैसे कैसे कार्य करता है। इसी को दूसरा नाम दिया गया है बैक्टीरियल जेनेटिक्स, क्योंकि इसकी स्टडी इनिशियली बैक्टीरिया के अंदर की गई थी। डीएनए जो है यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया और अधिकांश वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। रेशो जो है लगभग 1:1 रहता है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए साइंटिस्ट के द्वारा और ये प्रूव किया गया डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है एंड नॉट द प्रोटीन्स और एनी अदर सेलुलर कंपोनेंट। दूसरे कोई प्रोटीन्स या दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल का कार्य नहीं करते हैं। डीएनए प्रोटीन्स के संश्लेषण के लिए एबल होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हैज़ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम पहले ही डीएनए की स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड का एक निश्चित सीक्वेंस पाया जाता है। इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड के सीक्वेंस के लिए एक फिक्स कोड पाया जाता है, जिससे कि प्रोटीन्स या पहले पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है। हमने ये देखा था एक डेफिनेट रिलेशनशिप पाया जाता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स के बीच में। इसी को हमने जेनेटिक कोड नाम दिया था। यदि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई भी चेंज आ रहा है तो एमिनो एसिड सीक्वेंस में भी चेंज आएगा और प्रोटीन्स भी चेंज हो जाएंगी। अनेक साइंटिस्ट के द्वारा जेनेटिक मटेरियल के नेचर को प्रूव करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंट न्यूमोनिया पर किया गया, न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पर किया गया। किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में परफॉर्म किया गया था और किसके ऊपर किया गया था? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये बैक्टीरिया क्या करता है? माइस में न्यूमोनिया उत्पन्न करता है। इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट जो है उसे स्मूथ बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर पॉलीसेकेराइड का एक स्मूथ कैप्सूल पाया जाता है। ये टाइप जो है वो विरुलेंट या पैथोजेनिक प्रकार का होता है, मतलब डिजीज़ कॉजिंग होता है। ये कैप्सूल क्या करता है? बैक्टीरिया को होस्ट के एंजाइम्स से बचाने की कोशिश करता है या बचा लेता है। टाइप सेकेंड या रफ क्या होता है? इसमें प्रोटेक्टिव कैप्सूल जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन पैथोजेनिक होता है। पॉलीसेकेराइड कोट की अनुपस्थिति में होस्ट एनिमल क्या कर देता है? इस बैक्टीरिया को अपने एंजाइम्स की सहायता से मार देता है। जबकि स्मूथ के ऊपर क्योंकि प्रोटेक्टिव कोट पाया जाता है, इसलिए ये होस्ट एंजाइम्स के द्वारा बच निकलता है। ग्रिफिथ के द्वारा क्या डिस्कवर किया गया था? जब उसने हीट किल्ड डेड कल्चर ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेन, जो एस टाइप है, अब हम एस और आर टाइप ही देखेंगे। जो एस टाइप था उसको हीट से किल कर लिया, उसके साथ उसने लिविंग नॉन पैथोजेनिक जो आर स्ट्रेन है, इन दोनों को मिक्स कर दिया और इसको माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। फिर इसने क्या देखा? इस इंजेक्शन के बाद माइस जो है वो न्यूमोनिया इन्फेक्शन के कारण उसकी डेथ हो गई। जबकि हमने अभी तक क्या देखा है कि एस जो है वो डिजीज़ कॉजिंग है, जबकि आर क्या है? उसे तो डिजीज़ होती ही नहीं है, फिर भी माइस की डेथ हो गई। तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे क्या देखा? फिर इसने ऑटोप्सी की उस माइस की, तो उस ऑटोप्सी के द्वारा इसको क्या प्राप्त हुआ? लिविंग पैथोजेनिक एस बैक्टीरिया जो है इसको डेड माइस के द्वारा प्राप्त हो गया। अब इसके आधार पर इसने क्या निष्कर्ष निकाला? सम फैक्टर ऑफ डेड बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म द लाइव बैक्टीरिया इनटू द एस टाइप। इसने निष्कर्ष निकाला कि कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा एस फैक्टर जो है या एस बैक्टीरिया जो डेड एस बैक्टीरिया है वो क्या करता है? लाइव आर बैक्टीरिया को एस टाइप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि उस आर टाइप पर क्या बन जाता है? प्रोटेक्टिव कैप्सूल बन जाता है और वो पैथोजेनिक हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। यहाँ डायग्राम में आपको दिख जाएगा। स्मूथ बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, ठीक है। इसको डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड बैक्टीरिया, ये नॉर्मल आर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एस में कन्वर्ट हो गया। इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा क्या प्रूव हुआ? नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन जो है जब उसे हीट किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा मिक्स किया जाता है तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
This transformation from non-pathogenic to pathogenic bacteria represents genetic change. Non-pathogenic को pathogenic में change होने का मतलब है यहाँ पर genetic change हो रहा है। जब हम बैक्टीरिया को हीट किल करते हैं तो माना जाता है कि उसका जेनेटिक कंपोनेंट जो होता है वो अनडैमेज्ड रहता है। ये जेनेटिक कंपोनेंट जो है सेल वॉल के थ्रू पास हो जाता है और लिविंग रेसिपिएंट बैक्टीरिया में चला जाता है। वहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उसका रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ। जब स्मूथ जीन जो है कैप्सूल, व्हेन स्मूथ जीन ऑफ द कैप्सूल इज प्रेजेंट, कैप्सूल फॉर्म्ड एंड बैक्टीरिया बिकम पैथोजेनिक। व्हेन रफ या R allele of this gene is present, no capsule is formed and bacteria remain non-pathogenic। ये हम पहले ही देख चुके हैं, यदि S स्ट्रेन है तो पैथोजेनिक होएगा, R स्ट्रेन है तो नॉन पैथोजेनिक होगा। ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। बाद में 1944 में एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, इन्होंने तीनों ने सम्मिलित रूप से ये प्रूव कर दिया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। सेम एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सक्सेसफुली रिपीट किया। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि डीएनए जो है पैथोजेनिक स्मूथ स्ट्रेन का डीएनए जो है वो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन की कोशिका में प्रवेश कर जाता है और नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन जो होता है वो पैथोजेनिक स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ये मानकर चलते हैं कि डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी पाई जाती है। दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन और एनी अदर सेलुलर कंपोनेंट। ये देखिए यहाँ पर नीचे जो दे रखा है इसको हम समझते हैं। स्मूथ बैक्टीरिया क्या है? पैथोजेनिक है। इसको यदि हम माइस में इंजेक्ट करते हैं, माइस की डेथ हो जाती है और एक्स बैक्टीरिया हमें रिकवर हो जाता है। आर बैक्टीरिया, इसको इंजेक्ट करेंगे तो माइस अलाइव रहता है। हीट किल्ड एस बैक्टीरिया प्लस लाइव आर बैक्टीरिया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम इंजेक्ट करेंगे तो माइस डाइड हो जाएगा, लाइव एस बैक्टीरिया रिकवर्ड हो जाएगा। एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी ने जो किया था, उन्होंने क्या लिया था? एस बैक्टीरिया का प्योर डीएनए लिया था प्लस लाइव आर बैक्टीरिया, इसको इंजेक्ट किया था माइस के अंदर जिससे कि माइस की डेथ हो गई, लेकिन लाइव एस बैक्टीरिया रिकवर हो गया। तो इस तरह से ये प्रूव किया गया कि डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं ट्रांसडक्शन। वायरसेस की केमिकल स्टडीज़ को किया गया इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं, बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। एल्फ्रेड डी हर्शे एंड मार्था चेज, इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए T2 बैक्टीरियोफेग एंड ई कोलाई बैक्टीरिया पर। T2 वायरस जो है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, या वायरसेस जो होते हैं उन्हीं को बैक्टीरियोफेग कहते हैं। T2 वायरस कंटेन ए डीएनए कोर एंड ए प्रोटेक्टिव कोट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जो T2 वायरस है उसमें एक डीएनए की कोर पाई जाती है और इसके चारों तरफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक प्रोटेक्टिव कवर पाया जाता है। इस प्रोटीन कोट का फंक्शन क्या है? इस जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है। बाकी इस प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ जीन में कोई भी रोल पार्ट नहीं करता है। T2 वायरसेस का एक कल्चर करते हैं हम, किस में? इनको हम रेडियो एक्टिव 35S मीडियम में ग्रोन करने देते हैं। रेडियो एक्टिव सल्फर जो होता है, अब बैक्टीरियोफेग जो है या वायरसेस जो हैं उनके आउटर प्रोटीन कोट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, क्योंकि जो कोट होता है उसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर ही सल्फर क्या होएगा? इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। दूसरा कल्चर लेते हैं हम T2 वायरस का, उसको हम ग्रो करते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32P के अंदर। ये फॉस्फोरस कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाता है? डीएनए के अंदर। जो T2 वायरस है उसका जो डीएनए है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। These isotopes were used as DNA contains phosphorus and no sulfur, while protein contains sulfur in their outer coat and no phosphorus। तो क्लियर है, डीएनए के अंदर तो अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होएगा और जो प्रोटीन कोट है उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर होगा। These two type of labeled viruses were allowed to infect two unlabeled separate culture of E. coli bacteria। अब ये जो दोनों labeled viruses हैं इनको हम कहाँ छोड़ देते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया, उसको जाकर के ये इन्फेक्ट करते हैं। लगभग 30 मिनट्स के बाद, जो कि इनका जनरेशन पीरियड होता है, बैक्टीरिया का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है और दो फ्रैक्शंस जो होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है।
हैवी इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, जबकि फेक पार्टिकल्स जो होते हैं वो सुपरनेटेंट की फॉर्म में ऊपर तैरते रहते हैं। ये देखो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए 35S रेडियो एक्टिव कोट है, ठीक है, वायरसेस का, और यहाँ पर 32P रेडियो एक्टिव DNA है, ठीक है। इनको हमने डाल दिया, रेडियो एक्टिव फेक घोस्ट एंड नॉन रेडियो एक्टिव फेक घोस्ट। नीचे की तरफ जो है नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया और नीचे की तरफ हो गया रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं हर्शी एंड चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ओनली DNA फ्रॉम बैक्टीरियोफेग एंटर्स इनटू द बैक्टीरिया वाइल प्रोटीन कोट ऑफ द बैक्टीरियोफेग रिमेन्स आउटसाइड। इन्होंने क्या बताया कि केवल DNA जो होता है वही वायरस के अंदर बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का वो बैक्टीरिया के शरीर से बाहर ही रह जाता है। तो सभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि नए प्रोटीन कोट के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं और नए वायरल DNA के बनने के लिए आवश्यक होती हैं, वो वायरल DNA के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। It was observed that the bacteria infected by 35S labeled virus particles showed no radioactivity। ये देखा गया कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि 35S लेबल्ड वायरस पार्टिकल्स के द्वारा इन्फेक्टेड था उसमें किसी भी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होती है। केवल वायरस कोट जो हैं उनमें रेडियो एक्टिव पाई जाती है, क्योंकि उनके कोट में रेडियो एक्टिव सल्फर पाया जाता है। बैक्टीरिया जिसे कि 32P लेबल्ड वायरस पार्टिकल्स के द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि इन्फेक्शन के दौरान T2 वायरस जो है उसका केवल DNA जो होता है वही बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। कुछ समय के बाद वायरस DNA जो होता है वो प्रोटीन कोड्स के संश्लेषण और कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स के निर्माण के लिए नया जो वायरस DNA है वो उसको डायरेक्ट करता है। दीज वायरसेस एस्केप आफ्टर द lysis of host cell take place. Thus the virus has genetic material whose behavior is similar to cellular genome. थर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था वो है ट्रांसफेक्शन। इन यूकैरियोट्स ऑल्सो DNA is the genetic material. DNA that is introduced into the recipient cells become part of their genetic material। DNA जिसको कि रेसिपिएंट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है वो उसके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट बन जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो कि कल्चर मीडियम में पाई जाती हैं, जिनमें कि TK जीन्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, वो एंजाइम की उत्पत्ति नहीं कर पाती हैं। थायमिडिन काइनेज एंड डाई इन द एब्सेंस ऑफ थायमिडिन। यूकैरियोटिक सेल्स जो कि कल्चर मीडियम में होती हैं, जिनमें कि TK जीन मतलब थायमिडिन काइनेज जीन नहीं होता है, कैन नॉट प्रोड्यूस एंजाइम थायमिडिन काइनेज, और थायमिडिन की अनुपस्थिति में उनकी डेथ हो जाती है। व्हेन DNA containing TK plus genes are added to the culture medium, cells take up DNA with TK plus gene and produce thymidine kinase enzyme and survive। जब इनको ऐसा DNA इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनमें जिनमें कि TK प्लस जीन पाई जाती है तो थायमिडिन काइनेज एंजाइम की उत्पत्ति हो जाती है और ये सर्वाइव कर जाती हैं। दिस इज़ नोन एज ट्रांसफेक्शन। इन सभी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया गया कि DNA जो है वो यूनिवर्सल जेनेटिक मटीरियल होता है। तो ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ और एवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी के द्वारा, सेकंड ट्रांसडक्शन हर्शी एंड चेज ने किया था, एंड थर्ड है ट्रांसफेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।